अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ही यकजहती है, और जब हम सुबह सवेरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके सुबह का आगाज़ हमेशा किसी अच्छी बात से होना चाहिए। इस धरती में हम रहते हैं तो हमारे हर चीज़ का आगाज़ अच्छाई से होना चाहिए, और अच्छी चीज़ ये है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके रिश्ते हैं, उनका बेहद ख्याल रखिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जो लोग इन रिश्तों से महरूम हैं, दोस्ती के रिश्ते से महरूम है, और बहन भाई के रिश्ते से महरूम है, माँ बाप के रिश्ते से महरूम है, या फिर अच्छे लोगों के रिश्ते या अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ से महरूम है, तो उन सब का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब हम मुआशरे के पनपने की बात करते हैं, मुआशरे के बनने की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुक़द्दस समझी जाती है वो ये कि आप ख़ुद कितने अच्छे हैं और उस मुआशरे को कितनी अच्छाई की बुनियाद पर आप कायम कर रहे हैं। जब हम ख्याल रखने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसमें आपको माली लिहाज से बहुत सारे लोगों का, आसपास की मौजूद मोहल्लेदारों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप माली लिहाज से किसी का ख्याल नहीं रख सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, या किसी को हौसला हिम्मत नहीं दे सकते, तो बेहतरीन हौसला और हिम्मत ये होती है कि आप किसी भी शख्स के साथ अच्छे तरीके से बात करें, उसकी तकलीफ़ के ऊपर मरहम अपने अल्फाज से रखें, अपनी गुफ्तगू से रखें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाती हैं, एक बेहतर मुआशरा खड़ा कर देती हैं, आपकी शख्सियत को बेहतर कर देती हैं, आपकी इज़्ज़त को बढ़ा देती हैं, और लोग आपसे प्यार करते हैं। तो हर वो शख्स जो कि इन रिश्तों से महरूम है उसको अपने साथ शामिल कीजिए, और हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ये तमाम रिश्ते अता किए हैं, उन तमाम रिश्तों का आप ख्याल रखें, उनकी कदर करें और उनसे मोहब्बत करें। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से ये सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी और तमाम चीज़ें पॉजिटिव साइड पर चली जाएंगी। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम का अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। और बहुत सारी जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, जैसे बहुत सारी सिटीज़ की बात करूंगी, लाहौर शहर की भी बात करूंगी कि कल यहाँ पे कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, मगर कुछ जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी से ही काम चलाया जा सका, और कुछ हिस्सों में तो सिर्फ हवा ही मौजूद थी। और रात को लेकिन अक्सर हब्स की सिचुएशन पैदा हो जाती है, और कल रात भी लाहौर में ऐसी ही सूरत हाल थी। मगर अभी तमाम मुल्क के बड़े शहरों का मौसम आपको शेयर कर लेते हैं और आपको पता चलेगा कि सारा दिन आज की सूरत हाल क्या रहेगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लाहौर की अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 36 डिग्री होने का इम्कान है। लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद शहर का, और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कराची शहर का, और कराची की सूरत हाल इस वक्त यह है कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और मैक्सिमम 31 डिग्री होने का इम्कान है। दिन भर सूरज भी रहेगा, बादल भी, मगर इसके साथ साथ आज सारे दिन में कराची के अंदर बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। पेशावर की गर्मी भी मैं आपको बता देती हूँ कि पेशावर आज भी गर्म रहेगा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कोयटा की करंट सिचुएशन इस वक्त यह है कि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है, जबकि दिन भर शदीद गर्मी रहेगी। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट भी मौजूद है जो हमें नज़र भी आता रहता है और जो अपने टैलेंट के झंडे भी गाड़ते हुए नज़र आते हैं। मैं ऐसे ही एक नौजवान से आपको मिलवाने वाली हूँ आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में। ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के हैं। अरसलान हमारे साथ मौजूद होंगे। अरसलान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मैं अरसलान की बात करूँ तो ये आपको बता दूँ कि इन्होंने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया है, और 1800 फीट बुलंद परवाज़ 30 मिनट तक इन्होंने जारी रखी है। 5 साल मेहनत करते हैं ये सब चीज़ें करने में। ये तो अरसलान से जान लेते हैं कि अरसलान ने ये कैसे किया और कैसे ख्याल आया, क्या करते हैं अरसलान और क्या शौक़ रखते हैं। तो अरसलान, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कराची के किस इलाके से बिलोंग करते हैं और कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान अली है और मैं कराची के इलाके लांडी से जो मेरा ताल्लुक़ है।
और मैं अभी बीटेक में मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट बनाने की हम बात करते हैं, हम तो सिर्फ अपने ख्यालों में बनाते हैं, आपने तो कर डाला। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ? बेसिकली मुझे जो है शुरू से बचपन से मुझे मेरा शौक़ था एयरक्राफ्ट बनाना और एयरक्राफ्ट के साथ खेलना। तो मैं बचपन से ही जो है एयरक्राफ्ट में जो है ना वो लगा रहता था और उनको जो है बनाने की कोशिश करता था। आरसी रिमोट कंट्रोल जो होते हैं उनको बनाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन जो है उस टाइम तो मैं इस काबिल था नहीं और इतनी मुझे नॉलेज थी नहीं कि एयरक्राफ्ट की जो होता क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या होता है और वो किस तरह उड़ाया जाता है। तो स्टडी कर के जो है मुझे काफ़ी जो है मालूमात हुई और फिर जो है मैंने सोचा कि माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है और इस पर काम किया जाए। तो फिर मैंने जो है माइक्रोलाइट टेक्नोलॉजी पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कामयाब करा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अरसलान, कोई भी शौक़ होता है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हमें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके इस शौक़ को पाया तक पहुँचाने के लिए सपोर्ट किसने आपको किया? सबसे पहले तो मेरी फैमिली की तरफ मैं जो है उनको शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि उन्होंने जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और जो है फिर मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने भी जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और काजी ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मेहनत और लगन उसमें ज़रूरी होती है। जब तक आप मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अच्छा ठीक है अरसलान, ये जो क्राफ्ट आपने बनाया, इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत आपकी है, इस पे कितना एक्सपेंस हो चुका हुआ है? अगर मैं इसके क्वालिटीज़ की बात करूँ, स्पेशल चीज़ों की बात करूँ, तो इस एयरक्राफ्ट में आपकी क्या कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं कि हम के वाओ अरसलान ने बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ बनाई है? तकरीबन हमारा इस पे लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए के दरमियान जो हमारा एक्सपेंस आ गया है। और हम अभी और तकरीबन इसमें मेरे जो दोस्तों ने भी मेरी हेल्प करी है। तो हमने इसको काफ़ी मेहनत के बाद और मुश्किलों के बाद बनाया। और इसके काफ़ी पार्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी मुश्किलों से जो है हमने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो है वो एक जगह जमा करे हैं और उसको लगाया है। और इसके जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है वो उसका स्टेनलेस स्टील का जो है वो बनाया हुआ है हमने। ज़बरदस्त। लेकिन अरसलान, ये होता है कि जब भी हम अपना कोई शौक़ पूरा करते हैं, जैसे आपने बताया 4 to 5 लाख का अब तक खर्चा हो चुका है वैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो सपोर्ट आपके दोस्तों ने तो किया होगा डेफिनेटली। तो किसी हुकूमती शख्सियत ने आपको सपोर्ट किया, कोई रब्ता किया, आपकी कोई हौसला अफजाई की किसी ने? अभी तक तो हुकूमती सतह पे मुझे इस तरह की कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह कि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो है काफ़ी सपोर्ट हो। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो मुझे सपोर्ट करेगी ज़रूर। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम सब आपको सपोर्ट करते रहेंगे। कोई आप मैसेज किसी को देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे किसी हुकूमती शख्सियत को? और इसके अलावा अपने फ्यूचर प्लान्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए। बस मेरा पाकिस्तानी हुकूमत से यही है कि वो जो है मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। और मैं अभी आगे पढ़ना चाह रहा हूँ तो और इसकी ट्रेनिंग भी हासिल करना चाह रहा हूँ। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो मुझे जो है इसके मौक़े हासिल करवाएँ ताकि जो है मैं आगे से आगे इसको पढ़ूँ और इसकी ट्रेनिंग हासिल करूँ, एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग लूँ जाके। और आगे से दूसरे जो है प्रोजेक्ट इस तरह की जो है दूसरे प्रोजेक्ट पे मैं ज़बरदस्त। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। डेफिनेटली हुकूमती शख्सियत भी कोई ना कोई आपसे रब्ता करेगी, आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच अरसलान, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो पाक में मैंने आपको बताया कि टैलेंट भी बहुत सारा है, मगर इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इस मुल्क को हमें बहुत सारी बीमारियों से पाक करना होगा। बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो किसी न किसी बीमारी की वजह से वेस्ट हो जाता है, उस बीमारी को ख़त्म करना होगा, उसकी जड़ को ख़त्म करना होगा ताकि हमारा मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस तरह का टैलेंट हमारे सामने आता रहे। और इसके लिए इनिशिएटिव जो लिया है वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। हमने 2 दिन पहले भी ये खबर शेयर की थी कि केपी की गवर्नमेंट की जानिब से जो इंसदाद पोलियो मुहिम है, ये कैंपेन स्टार्ट की गई है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जाएगा और हर बच्चे को कतरे पिलाए जाएंगे पोलियो फ्री करने के लिए। मगर अब तक कितने बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं, क्या प्लान्स है गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या चीज़ें की जाएंगी? हमारे साथ तो हमारे नुमाइंदे इरफान मूसा ज़ई आई थिंक मौजूद होंगे, उनसे अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं। इरफान, मुझे आप बताएगा कि कैंपेन तो स्टार्ट हो गई, 2 डेज़ गुजर चुके हैं, तो अभी तक क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर इस साल जो है सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर 3 रोज़ा जो पोलियो मुहिम है वो जारी है। आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दो दिनों में हमने देखा कि पोलियो मुहिम जो है वो इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है। किसी किस्म की जो शिकायत है जहाँ किसी भी इलाके से मौसूल नहीं हुई है। ज़्यादातर तवज्जो जो दी जा रही है वो बनू का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा जो केसेस है 58 केसेस पूरे मुल्क में रिकॉर्ड किए गए है जो रिपोर्ट हुए, जिसमें 27 केसेस जो है वो बनू से है। तो इस वजह से ज़्यादा तवज्जो वहाँ पर दी जा रही है। और इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि पहले जो है 25 साल तक जो इनकारी वालिदैन के उनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाती थी, ज़बरदस्ती उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे जो रिफ्यूज़ल थे। लेकिन इस बार जो है ख़ास बात यह है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि किसी के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं काटा जाएगा, जो उनको राज़ी किया जाएगा इस मुहिम के लिए उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो उसे माजूरे से बचा सकते हैं, तो उनको कायल करने के लिए किसी किस्म की फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कायल किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है इरफान कि किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, किसी किस्म के कोई FIRs नहीं काटी जाएंगी, मगर लोगों को कन्विंस करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। क्या इतना टाइम गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि लोगों को कन्विंस करने बैठे और उसके बाद फिर उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए? अगर इस तरह अप्रैल में एक वाक़या यहाँ पर पेश आया था, जो पोलियो मुहिम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया था, जो कि तो उसके बाद जो है अप्रैल के बाद हर महीने मुहिम चलाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है काफ़ी महीनों बाद यहीं पर उसी पर काम किया गया है। जो DCs हैं उन्होंने टीमें तश्कील दी गई थी, मुख्तलिफ़ इलाकों के जो उलमा कराम थे उनकी सर पर उनके मशावरत थे, उन्होंने अपने इलाके में उनकी वो वहाँ पर लोगों को कायल करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद मुहिम शुरू की गई है। तो इस वजह से अभी तक जो नताइज है मुहिम के वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इरफान मुझे बताएगा, अभी तक कोई ऐसा इन 2 दिनों में, जैसे आज 3rd डे गुजर रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि जहाँ पे रेजिस्ट भी किया गया हो और बाकायदा तौर पे इनकारी है वहाँ से लोग कि जी नहीं, हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे? नहीं, इसी तरह तो कोई केस सामने नहीं आया। एक बनू में एक ताजरों ने एक हड़ताल की थी, उन्होंने बाइकाट का उन्होंने अपने मुतालबात की जो है वो मनवाने के लिए बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन फिर हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए कि ये उनके बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं से रिपोर्ट हुए, तो उनको कायल किया गया है मुहिम पे। और इसके अलावा हुकूमत ने जो जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी सरकारी तंजीमें दूसरे, उनको ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस पर किसी किस्म की हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बच्चे जो है वो ये उनका मुस्तकबिल है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत का ये कहना है कि ज़्यादातर केसेस वहाँ से आए हैं जो रिफ्यूज़ल वालिदैन थे। अभी तक जितने भी केसेस आए सब जो है वो वही केसेस है जो रिफ्यूज़ल वालिदैन थे। मुझे ये भी बताएं इरफान कि अभी तक कितनी टीम्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं और 24 आवर्स ये टीम काम कर रही हैं, इनका क्या प्रोसीजर है और रोज़ाना का टारगेट कितना तय किया गया है कि कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा में जो टारगेट रखा गया है वो 46 लाख बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ अजला में 27 अजला है वहाँ पर 46 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया है। इसी तरह 16,000 से ज़ायद जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इसी तरह उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतज़ामात भी किए गए हैं और कहा गया है कि किसी के खिलाफ FIR नहीं काटी जाएगी, बल्कि लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप जरूर पिलाएं ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से बच सके। थैंक यू सो मच इरफान मूसा से हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें किया। अभी मुझे सबसे पहले पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से मैं वापस आऊंगी तो एक बड़ा ही प्यारा सा कपल हमारे साथ मौजूद होगा। उस कपल की स्पेशल बात क्या है, वो हमारे शो में आज क्यों है, इससे मुतालिक मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। स्टे विद अस। मैंने आपसे ब्रेक से जाने से पहले आपसे बात की थी कि हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा कपल यहाँ पे मौजूद होगा सेट पे, और जिनसे मुतालिक मैं आपको बताऊँ, अगर इस कपल की बात करूँ तो फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदली। फिर दोनों ने फैसला किया कि शादी कर लेनी चाहिए, मगर शादी तक बात कैसे पहुँच गई, दोस्ती कैसे हुई और फिर दोस्ती के दौरान ये मोहब्बत का रिश्ता कैसे कायम हुआ, ये सारी वो बातें हैं जो आप हम सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम मैं यहाँ पे करूँगी। हमारे साथ यहाँ पे इफ्तिखार
अजीज़ मौजूद है। थैंक यू इफ्तिखार, आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ में हमारे साथ मिसेस इफ्तिखार अजीज़ मौजूद हैं। हर नेम इज़ लैला, उनका नाम लैला है, मगर शादी से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले उसका नाम टनौली था। तो इनसे हम बात करेंगे। इफ्तिखार, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। मगर सबसे पहले जो एक चीज़ होती है, फेसबुक पे वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट्स भी होते हैं। आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ़ेसबुक पे इन्हें सर्च किया। मैं कुछ मेरे दोस्त थे म्यूचुअल फ्रेंड्स के अंदर, ये भी मुझे शो हुई। तो मैंने सबसे पहले इनकी आईडी पे पिक्स वगैरह देखी, देन मैंने इन्हें रिक्वेस्ट सेंड की। अच्छा, तो इन्होंने पिक्चर देखने के बाद आपने कहा भाई लैला को रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए? क्योंकि मैं जो एक पिक्चर से नहीं, मैंने 2-3 पिक्चर्स देख के, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, किसी और की पिक भी हो सकती है, तो मैंने मेक श्योर किया कि ये जेन्युइन पर्सन है कोई। अच्छा। देन मैंने फिर इन्हें रिक्वेस्ट सेंड की, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर हमारी मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। कन्वर्सेशन आपने ज़्यादा मैसेज किए होंगे शुरू में कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपने डेली मैसेज किए होंगे 5-7, कहीं तो एक रिप्लाई आएगा मुझे। जी, मैंने स्टार्टिंग में मतलब काफ़ी हार्ड था मतलब रिप्लाई लेना, तो मैंने 6-7 मैसेजेस किए। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इन्होंने भी जो है मतलब एक रिदम में मेरे साथ बात करनी स्टार्ट कर दी। देन मतलब 2-3 महीने गुजरने के बाद इन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मैंने इन्हें सब कुछ बताया। फिर आपको बताया कि एक जो कल्चर गैप होता है। आपने ये नहीं पूछा आप मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, मैंने इनसे माइंड में आया उस टाइम पहले से सोचा हुआ था फैमिली के बारे में पूछे, मैं कुछ बताऊं। नहीं, मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं पहले इनकी साइड से जो है ना इनका माइंड क्लियर करूं, क्योंकि इनका और हमारा एक कल्चर गैप है। तो फिर मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़हन में रख के आगे चलना पड़ा। फिर मैंने इन्हें हर चीज़ देखे, किसी का भी जो एतमाद होता है ना हासिल करना, वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कि ख़ास तौर पे वो कोई लड़की या कोई औरत हो जिसका आपने एतमाद हासिल करना हो। तो फिर मैंने इन्हें अपने बारे में बताया, इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। फिर वो जो है ना मतलब दोस्ती आगे वो प्यार के लेवल तक आने में लगा नहीं यार ये दूर बैठी क्या इससे प्यार करूँगा, मुझे क्या पता ये आएगी नहीं आएगी, मैं जाऊँगा। या आप भी बहुत सारे लोगों को देख के इंस्पायर हो गए थे कि यार बाहर से लड़की आ रही है, मैं भी शादी कर लूँ इससे। बातें सुनी थी, फिर आपको पता है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरियों से एक इंस्पिरेशन होती है इंसान को। अच्छा। तो फिर मुझे वैसे भी, मैं जब भी कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं उस काम को कंप्लीट करके छोड़ता हूँ। अब आप इसको शादी को अपने काम से रिलेट कर रहे हैं कि कोई भी काम करता हूँ मैं? नहीं, वो काम से रिलेटेड मतलब ये काम पहली और आखिरी बार है ना? जी, पहला और आखिरी। तो ओके। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी क्लोज हो गए एक दूसरे के। तो मैंने इन्हें बोला कि आप एक बार, मैं उस टाइम इंग्लैंड में था, ये पोलैंड में नहीं, तो मैंने इन्हें कहा आप एक बार इंग्लैंड में आए। अच्छा। तो ये फिर मुझे मिलने के लिए उधर आई। अच्छा, वो पहली मीटिंग थी आपकी? वो पहली मीटिंग थी। क्या आपके दिल में था कि मैं किससे बात करता हूँ, कौन मेरे सामने आएगा? अक्सर ऐसे केसेस होते हैं इफ्तिखार के, मतलब इंसान बात किसी से कर रहा होता है और फ्रंट फेस कुछ और आ जाता है। ये बिल्कुल एक रियलिटी है। ये जो आपके एक एक्सप्रेशन होते हैं जब आप किसी बंदे को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए जाते हैं, तब मतलब आपके ज़हन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, यार वो आएगा या वो कोई और होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा या क्या होगा। लेकिन वो सब चीज़ें जो है ना उस टाइम ख़त्म हो जाती है जब आप उस शख्स का चेहरा अपने सामने देखते हैं। हाँ। तो मतलब वो एक ऐसी फीलिंग होती है ना जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो मतलब ये आई, मैं इनसे मिला, फिर मतलब आगे मैंने इनसे बात की कि अगर आप चाहती हैं, क्योंकि भाई हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम में निकाह वाला सिस्टम है, तो मैंने इन सारा बताया। उससे पहले इन सब चीज़ों से पहले मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी थी, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ थी। पहली मीटिंग में तय हो गया सारा कुछ? नहीं, बात हमारी चलती रही, हमने मतलब डिसाइड किया हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। प्लानिंग हमने बहुत ही ज़्यादा लंबी कर ली थी। अच्छा। लेकिन उसमें मुझे नौजवानों का मसला है ये नहीं, प्लानिंग बहुत लंबी करते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँगा। तो वो जैसे होती हैं बहनें होती हैं, वो बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। तो मैंने फिर अपनी बहनों से कहा कि वो मेरी अम्मी से बात करें। लैला के लिए कितना मुश्किल था इस्लाम कबूल करना? बहुत मुश्किल होता है अपना मज़हब छोड़ना और किसी दूसरे में शामिल हो जाना, सिर्फ इसलिए कि आप किसी से प्यार करते हो। अगर आप इसकी साइड से बात करें ना, तो मतलब जब हम एक दूसरे के क्लोज़ हुए, जब मतलब वो दोस्ती प्यार में बदली, तो प्यार वैसे कुछ लोग तो कहते हैं अंधा होता है, मैं वाकई इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वाकई प्यार अंधा होता है। क्योंकि जब मैंने इसे बुलाया तो इसने मुझे कहा था कि तुम जो भी करोगे ना, मैं हर चीज़ के लिए रेडी। ओके। तो मतलब इस तरह समझ लें कि ये अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आ गए थे। और जब मैंने सिर्फ अपने ज़हन में ये चीज़ रखी कि एक इंसान मेरे लिए अपनी हर चीज़ छोड़ के आ गया, तो अब मैंने जो है ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस काम को करना है।
ना मैंने मतलब इसका दिल तोड़ना है, इसका ख्याल रखना है। मतलब फिर आपको पता है जब एक इंसान अपनी सारी फैमिली छोड़कर आता है, वो आपके साथ रहता है, फिर छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, आपको उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखना पड़ता है आपको। ये चीज़ ठीक है, ठीक है। अभी कुछ हम कोशिश करते हैं कि लैला से भी साथ साथ बात करें, मगर लैला मुझे कुछ शायद सी फील हो रही हैं। लैला, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Okay, Leila, do you miss your family members, or do you wish they both all are here for something, for some interesting things for your life partner? Yes, everyone miss family this time. Is this a good estimate? Yes. Okay, Leila, do you want to share? Are you going to share something very important about your relationship with Iftikhar? Anything special you find in Iftikhar? Iftikhar is very nice man, and I now can speak nothing for him, but people if meet him know him is good man. Okay, do you love Pakistani people? Do you love Pakistan, the place, environment, the people? Yes. Okay, which food you love, or which food you like the most in Pakistan? I like eat dal, biryani, chicken tikka, but no spicy. Zabardast, zabardast. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको लैला की बहुत ज़्यादा पसंद है इफ्तिखार, और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये ख़त्म होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, पसंदगी में अगर आप कहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ है कि हर तरह के एनवायरनमेंट में ये एडजस्ट करती है। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है किसी भी लड़की की। तो इसको आप ये समझ लें कि ये माँ बाप की दुआएं हैं, का मतलब एक ऐसी बीवी मिल गई जो मतलब है भी एक और कल्चर से, और उसका मतलब कोई जिसे कहते हैं कोई स्पेशल कोई डिमांड भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा, कभी मुश्किल लगता है कि लैला कुछ चीज़ों में आपको कंफ्यूज करती हूँ या ख़ुद कंफ्यूज हो जाती हैं कि नहीं इफ्तिखार, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, या ये मुझे करना बहुत मुश्किल लग रहा है, कभी ऐसा हुआ? जो अगर नेचर वाइज बात करें तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती है, कर लेती है। तो जैसे मैंने पहले बताया सिंपल है, तो को खासा मुझे इश्यू कभी भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब आई थी तब थोड़ा सा लगा था, लेकिन क्या लगा था उस वक्त आपको? उस टाइम मुझे थोड़ा सा इस तरह लगा कि यार शायद मतलब कि ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि जैसे मैं आपको बिगनिंग में बताया कि हमारा कल्चर गैप है, काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें हमारी डिसिमिलरिटी है जी। तो स्टार्टिंग में आपको लगता है, लेकिन वही बात है ना, ट्राई टिल यू सक्सीड, तो कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था शादी से पहले जब मुलाकातें हुई, मोहब्बत हुई, तो लगा कि यार मुझे मोहब्बत है मगर शायद ये मेरे कल्चर में, सोसाइटी या मेरे मज़हब में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो मैं तब जो मुश्किलें पेश आएंगी उसके साथ क्या करूँगा? अच्छा, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, मैं फिर काम वाली बात नहीं कहूँगा, आपके काम से रिलेटेड कर दिया। जब भी कोई भी चीज़ मैंने ये सोचा, जब भी स्टार्ट करते हैं तो आगे का कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आगे क्या होगा। मैं तो समझ ले फिर कश्तियाँ जला के निकला था। अच्छा, लेकिन इफ्तिखार ये भी होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ये अपने माइंड में रखते हैं कि जी बाहर किसी लड़की से शादी करेंगे, किसी इंग्लिश लड़की से शादी करेंगे तो हम भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा लड़कों में होती है। आपके माइंड में तो कोई ऐसा नहीं था कि भाई मैं शादी कर लूँ लैला से और फिर मैं वहीं पे ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाऊँ मैं, और मेरे साथ पास सब चीज़ें वही होनी चाहिए और मैं कभी वापस ना? देखिए, अगर किसी भी काम का स्टार्ट जो आप करते हैं किसी लालच के साथ करते हैं, आपके जहन में होती है वो काम कभी भी इंतकाम तक नहीं पहुंचता। किसी भी इंसान का जो एतमाद हासिल करना बहुत आसान होता है, उसे तोड़ना भी आसान होता है, मुश्किल चीज़ होती है उसे निभाना। ठीक है। तो मैंने अपनी पेरेंट्स से सिर्फ यही चीज़ सीखी है कि जब किसी के साथ चलना है तो हर हद तक, हर लेवल तक चलना है, किसी का एतमाद तोड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्टली लैला, वुड यू लाइक टू से सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर लव फॉर इफ्तिखार? Yes. Please. What do you want to say? Anything?
to express I your want love? to say thank you for everything. I'm happy now in Pakistan. एंड थैंक यू You're सो मच, welcome. थैंक यू सो मच। आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। आपका अल्लाह भी ताला बहुत आपको, शुक्रिया। आप दोनों को बेहद खुशियाँ अता करे, ज़िंदगी में इसी तरह से हंसते बसते रहें। तो इसके साथ साथ मगर जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक और टैलेंट भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीतने वाले सईद खान को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सईद खान, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह से आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौजी वर्दी पहने हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। हर पाकिस्तानी के अंदर आपकी तरह एक सोल्जर बसा हुआ होता है, मगर आप हकीकतन करते क्या हैं, ये सबसे पहले हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने मुझे अपने टीवी चैनल में मुझे इनवाइट किया, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर है। तो कट्टा में जो हूँ, अभी आपको बताने लगा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और अब चूँकि ये ट्रिब्यूट जो आपने देखा है, ये मैंने अपनी फोर्सेस के लिए, जो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का इजहार इस ट्रिब्यूट के थ्रू में मैंने जो है आप लोगों के सामने पेश किया है। बिल्कुल। अच्छा सईद, मुझे ये बताएं, इतना प्यारा नगमा इतने अच्छे तरीके से आपने गुनगुनाया, गाया, और इसकी वीडियो कहाँ कहाँ पर आपने शूट की, ये आपके माइंड में ख्याल कैसे आया, और नगमा आपने खुद लिखा या किसी से लिखवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अपनी पोइट्री है, मैंने खुद इसको लिखा है और ख़ुद इसको परफॉर्म किया है। और आप पेशावर में आपको पता है कि इस्लामिया कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा नॉमिनेटेड कॉलेज है, उसमें मेरा आइडिया था कि वहाँ पे जाके इसको शूट किया जाए। मशावरत भी ली है थोड़ी बहुत, फिर जाके बाबा खैबर में इसको थोड़ा सा जाके शूट किया, और कुछ जो है इस तरह यूट्यूब वगैरह से, इंटरनेट वगैरह से वीडियोस वगैरह जो है ली हैं, और इसके बैक पे हमने इसको मगर चलाया। मगर मगर मुशावरत आपने किससे की सईद, और इसमें आपको सपोर्ट किसने किया कि भाई सईद यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं ये? सपोर्ट तो किसी ने भी नहीं किया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम जो जमा पूंजी सी थी, जो पॉकेट मनी सी थी मेरी, उसी से मैंने सब कुछ किया है। और मशवरा जो हमारे जिन्होंने नेबर ही हैं, हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे क्लोज़ भाई भी हैं, फ्रेंड भी हैं, तो वो ऑलरेडी जो है तमाम सिर्फ फ़ोटो स्टूडियो है उनका, उसको रन करते हैं। तो उनके साथ ये बात डिस्कस की, उनके साथ मशवरा किया, तो फिर हम इस तरह शूट पे चले गए। अच्छा, एक मोटिवेशन होती है, मगर आपको लगा था सईद कि आप जब ये नगमा लिखेंगे, फिर इसको शूट करेंगे, इसको गाएंगे आप, तो लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीत लेंगे, या कहीं पे आपको डर लग रहा था कि यार मैं ये लिखूंगा, ना जाने कैसा रिस्पॉन्स आए इसका? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लगा, और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। क्यों कि एक मोहब्बत का इजहार करने लगा था मैं अपनी फोर्सेस के साथ, और किसी किस्म का डर नहीं था। अलबत्ता इतना ज़रूर एक एम सा जिसको कहते हैं था कि जिनके लिए मैंने इसको वो किया है, छोटा सा अपना नजराना गिफ्ट की सूरत में पेश कर रहा हूँ मेरी फोर्सेस तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, एयर चीफ तक, ये मेरा मैसेज पहुँचना चाहिए, ये गिफ्ट पहुँचना चाहिए उन तक। और अब तक तो पहुंच गया होगा। सईद, मुझे ये बताएं, आपके मुस्तकबिल के प्लान्स आपके क्या हैं, क्या इरादा है? इस तरह के हमें और भी खूबसूरत से नगमे आपकी तरफ से गुनगुनाए हुए देखने को मिलेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं किसी और फील्ड में अब जाएंगे, ये बस ट्रिब्यूट आपने यहाँ तक रखा है? नहीं, देखें, मैं अपनी इस आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है मैं एक शेर की सूरत में दूंगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो मेरा फ़र्स्ट ट्रिब्यूट था पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए, अपनी फोर्सेस के लिए, और इसके बाद इंशाल्लाह नेशनल सॉन्ग्स आगे भी मज़ीद फ्यूचर में भी लिखने का खुद ही और उसको परफॉर्म करने का आगे भी इंशाल्लाह इरादा किए हुआ। ठीक है। अच्छा सईद, ये भी होता है कि जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो बेशबहा ऐसी मुश्किलात होती हैं जो आपके रास्ते में खड़ी हुई होती हैं, तो आपके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात अभी तक आई हैं और आपको लगता है कि मैं आगे भी इनको फेस करने वाला हूँ, या आगे ये मुश्किलात कम होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? लेकिन चूँकि अगर अपनी मुश्किलात को अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी
फ़िज़िकल कंडीशन के साथ, डिसेबिलिटी के साथ, तो मुश्किलात तो आती हैं। लेकिन आपको पता है, इतने अच्छे जब मुझे पेरेंट्स मिले हैं, रिलेटिव मिले हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, और सबका कोऑपरेशन होता है। लेकिन जो मुश्किल मुझे आती है वो इसमें आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। तो जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है, लेकिन टिल येट कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं आया, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा डिसहार्ट होता हूँ कि शायद मेरी डिसेबिलिटी जो है, इस वजह से मेरे लिए आगे फ्यूचर में जॉब करने के हवाले से जो है ये एक रुकावट है। तो बस यही एक डिमांड है कि एक अच्छी सी जॉब मुझे मिल जाए, और पाकिस्तान एयरफोर्स से प्यार है, पाकिस्तान आर्मी से, नेवी से, तो इन लोगों के साथ इनके डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल जाए तो इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोई ऐसा मैसेज जो आप कश्मीरी आवाम के लिए देना चाहें, पाकिस्तानी आवाम के लिए देना चाहें, और कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर देना चाहें? जी, मैसेजेस तो वैसे बेइंतहा हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन मैं अपनी कश्मीरी बहन भाइयों को सबसे पहले ये कहूँगा जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं कि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि वल्लाहु मा साबिरीन, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। आप लोग सब्र करें, आप लोग अल्लाह से दुआ करें। हम भी तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो है, बाकी भी मज़ाहिब के लोग जो हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो सब आपके साथ हैं, आपके लिए आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश में है कि कश्मीर जो है आज़ाद हो जाए। थैंक यू सो मच सईद खान, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे फौरी छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक रिश्ते तो हमने आपको मिलवाए, एक रिश्ते से जो हमारे से सेट पर मौजूद थे, मगर ये रिश्ते प्यारे तो बहुत होते हैं मगर खुद कितने नाजुक होते हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे एक ब्रेक से बात आके वापस, तो हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, रिश्ते बनना बड़ा खूबसूरत अमल होता है, और किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाना, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। ये रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं, ये रिश्ते उतने ही ज़्यादा नाजुक भी होते हैं, और इन रिश्तों की पायदारी की बुनियाद यही होती है कि एक दूसरे के साथ ट्रस्ट में रहा जाए और एक दूसरे के साथ सच बोला जाए। मगर बहुत सारे रिश्ते हैं जो झूठ की बुनियाद पर कायम कर लिए जाते हैं, और फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद कई झूठ आपको बोलने पड़ते हैं। यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते कायम होते हैं वो कितने पायदार होते हैं। इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मैच मेकर में तहमीना ज़ुबैर साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच तहमीना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ माहिर कानून वकास अब्रेज़ खान साहब मौजूद है। थैंक यू वकास, आपने भी ज्वाइन किया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से माहिर नफ्सियात सादिया सादात साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच सादिया, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आप तहमीना साहबा, सबसे पहले मुझे ये रिश्ते जुड़ना बहुत खूबसूरत अमल होता है। कितने ऐसे लोग आपके पास आए हुए होते हैं जो अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने के लिए, चाहे वो लड़के की फ़ैमिली हो या फिर लड़की की फ़ैमिली हो, तो कितनी गलत मालूमात देते हैं लोग? गलत मालूमात, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़ैमिली से प्रपोजल्स हैं, और जब मैं बातचीत कर रही होती हूँ फैमिली से, उनकी प्रोफाइल ले रही होती हूँ, काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। कुछ लोग, जैसे कल मेरे पास एक कॉल आई, एक उसकी लड़के की बहन थी कि मेरा भाई 23 एज का है और हमें एक चाहिए ख़ातून जो 45 इयर्स की हो, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो देखिए, इस तरह के लोगों के अगर मैं छुपा के कहीं भी प्रपोज़ल करवाऊंगी वो पायदार नहीं रहेगा। तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन लोग सही हैं, और लोगों से भी ये कहते हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। आजकल तो आपको पता है, पहले ज़माने में तो आप एज में भी झूठ बोल लेते थे, अब तो एज में भी झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ती, इसलिए कि आपको जब पता चलता है तो वो हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, फैमिली का भी वेस्ट होता है। तो मेरा ख्याल है झूठ की बुनियाद पे ना तो स्टेप 1 से ना स्टेप 2 से प्रपोजल्स कभी भी कामयाब नहीं होते। देखिए तहमीना साहब, आप ठीक है, बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर रिश्ता नहीं बन सकता, और आप भी झूठ जो मालूमात दे रहे थे आपको अंदाज़ा हो जाता है, मगर फिर भी लोगों को पुश करने के बावजूद लोग अपनी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हाँ, लोग गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो मैच मेकर का कितना किरदार होता है? देखिए, मैच मेकर का हम एक हद तक तो हमें, देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आगे गलत ना इन्फॉर्मेशन दें।
मुझ तक जो भी आई है इंफॉर्मेशन वो मैं करेक्ट एज इट इज़ फैमिली को दूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोफाइल जो है फैमिली खुद फिल करके दे, ताकि कोई भी कल को गलत मालूमात हो। और देखिए, लोगों ने करने प्रपोजल्स अपने उस पर इंटरेस्ट पे होता है। अगर मैं किसी की गारंटी भी दूँ, जी बहुत अच्छी फैमिली है, इस फैमिली में प्रपोजल्स करवाए हुए हैं, आप यहाँ पे कर लें, लेकिन लोग आजकल आपको पता है कि लोगों को हर चीज़ एक चाहिए होती है, और वो जहाँ उनका दिल करता है और वहीं पर ही प्रपोजल्स करते हैं। और गलत मालूमात से मेरा ख्याल है कि सबका ही नुकसान है, और टाइम वेस्टिंग है, मेरा भी, फैमिली का भी, उनका भी, सब लोगों का होता है। अच्छा सादिया साहिबा, आप मुझे बताइएगा, जब हम रिश्तों की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी रिश्ते में सबसे खूबसूरत चीज़ होती क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सरवर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं थोड़े से ये बताना चाहूँगी आपको कि जो झूठ है ये बहुत ही गलत है। कि अगर ये सबसे हसीन तरीन और सबसे पाकीज़ा रिश्ता है, ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया हज़रत आदम को और अम्मा हवा को। तो अगर हम इस पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे चल के किसी भी सूरत वो रिश्ता मतलब बिल्कुल पुरसुकून चल सकता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर काफ़ी सारी हिचेस आएंगी, और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि झूठ बोला जाता है। और जैसे कि मैं बरतानिया में और दूसरे यूरोपियन मतलब कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि क्योंकि मैं स्पेशली काउंसलिंग करती हूँ बरतानिया में, तो वहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान में तो जो इश्यूज़ हैं लोगों को कि जो थोड़ा बहुत जो झूठ की वजह से जो भी रिश्ते ख़राब होते हैं, ख़ानदान उसमें मिल बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं वो इसके इतनी ज़्यादा तबाहकारी होती हैं कि स्पेशली अगर जब उनके पास औलाद होती है वहाँ पे इतनी तंजीमें हैं जो हरकत में आ जाती हैं, फिर आपसे आपके बच्चे छिन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक जो झूठ होता है, अगर आप कोशिश करें कि इस झूठ का ना शामिल किया जाए और जो कुछ होता है वो आप बिल्कुल खुल के बताएं, उसी टाइम पे बताएं जिस वक्त आप शादी करना चाह रहे हैं। इससे बहुत सारी आप बुराइयों से और बहुत सारी आने वाले जो नुकसानात होते हैं ख़ानदान के लिए, उससे बच सकते हैं। अच्छा वकास, आप हमें ये बताइएगा, जिस तरह से अभी सादिया ने बात की है, सादिया हमारे साथ वकास भी मौजूद है, फिर वन बाय वन मैं सबसे बात करती हूँ। अच्छा वकास, जिस तरह से आपने सादिया की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यूके के हवाले से हमारे साथ या यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की। ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी NGOs हमें नज़र आती हैं, यहाँ पे लॉ भी नज़र आता है। कितनी बड़ी तादाद में लोग कोर्ट की जानिब रुख करते हैं कि भाई इसने रिश्ता जोड़ते हुए मुझसे झूठ बोला, और उस झूठ को डिफेंड किस तरह से करते हैं या फिर एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है कोर्ट के अंदर? देखिए सरवत, कभी भी झूठ, धोखाधड़ी और फ़र्ज़ी कहानियों की बुनियाद पे शादी के जो रिश्ते कायम किए जाते हैं वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे रिश्तों के शराजे जो समंदर की तलातम मौजों में कतरों की मानी तकसीम हो जाते हैं। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कचहरी के अंदर, कोर्ट का रुख करते हैं, तो वो हमें जो चीज़ें बताते हैं कि जब हम शादी करने लगे थे तो हमें ये बताया गया कि जो लड़के का सोशल स्टेटस था या उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी या उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो हमें कुछ और बताई गई। जब लेटर ऑन शादी हो गई तो उसके बाद जो फैक्ट्स उनके सामने रिवील एक्सपोज हुए वो बड़े कर्बनाक थे, बड़े तशवीशनाक थे, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटस और जो फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली एनवायरनमेंट की एक एक्सपेक्टेशन लेके वो लड़की लड़के से शादी करती है, उसके घर आती है, जब वो वहाँ पे रहना शुरू करती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, उसे बताया कुछ और जाता है, लेटर ऑन फैक्ट्स उसके सामने कुछ और आते हैं, और जो फैक्ट्स हमें बताए जाते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि लड़के के किरदार और टेम्परामेंट के हवाले से बेशुमार ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं, जो कोर्ट कचहरियों में आके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, वो हमें ये बताती हैं कि हमें लड़के के करैक्टर और उसके टेम्परामेंट के बारे में ये बताया गया था कि घर में अपनी बहनों की, माँ की और घर वालों की बड़ी तज़ीम करता है, तकरीम करता है, लेकिन उनके साथ ये सानिया पेश आता है, इस तरह के हादसात पेश आते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त तो दूर,
बहन भाइयों की दूर, वो बीवी के साथ उसकी नचाकियाँ, झगड़े और फसादात विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं। Okay. जिसकी वजह से डेफिनेटली वो कचहरियों की तरफ रुख करती हैं, वो अदालतों की तरफ देखती हैं, और फिर वो जो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जो मियाँ बीवी का, जिसके बारे में सादिया ने कहा कि यह पूरे इस कायनात में सबसे खूबसूरत रिश्ता है, बिल्कुल, और बेशक। इस रिश्ते की बुनियाद जब आप झूठ पे रखते हैं, धोखाधही पे रखते हैं, फ्रॉड पे रखते हैं, मकरो फरेब पे रखते हैं, फिर उसके बाद आपको कोर्ट कचहरियों का रुख करना पड़ता है और ज़िल्लत रसवाई और पसपाई आपका मुकद्दर बनती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम भी समझाते हैं लोगों को, काउंसलिंग उनकी करते हैं, जब वो हमारे पास जुडिशल प्रोसीडिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, ये कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो हम भी उनको यही चीज़ बताते हैं कि जब आप किसी दूसरे ख़ानदान से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखें। एक ये कि आप जो आपका बेटर हाफ है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, आप उसमें देखें वो कितना पायस है, कितना नोबल है। उसके बाद आप उसका हस्ब व नसब देखें, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, और लास्ट पे आप उसकी जो अपीयरेंस देखें कि वो बाज़ाहिर कैसा नज़र आता है। ये चीज़ें आप देखें। लेकिन एक जो अपर क्लास फैमिली में फैमिली का बंदा, उसे लोअर क्लास में जब उसकी शादी की जाती है, तो लेटर ऑन आप उसके फैक्ट्स ये देखते हैं उस रिश्ते पे कि दोनों की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती है, चूंकि जो अपर क्लास से लड़की आती है टूटने की तरफ चला जाता है। अच्छा तमीना साहब, मुझे ये बताएं आप कि जिस तरह से कोई रिश्ता होता है या मैच मेकर के हवाले से बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है दो फैमिलीज के दरमियान, वो एक मैच मेकर का होता है, क्योंकि दोनों ने अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की होती है। बहुत सारे मैच मेकर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी फेस की खातिर झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो कितने कॉन्सिक्वेंसेस बुरे फेस करने पड़ते हैं मैच मेकर को भी, या फिर दोनों फैमिली के लिए कितना डिजास्टर होता है वो? देखिए, जो मेरी टीम है, मैं जिस टीम के साथ काम कर रही हूँ, हम लोग सारी बहुत अच्छी फैमिली से हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर ओवरऑल ओवरऑल बहुत सारे लोग गलत हैं जो करवाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसका भी यही होता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो वो उसका क्या है, उसका यही है कि आप ज़्यादती कर रहे हो दूसरी फैमिली के साथ भी, और आप अपनी रेपुटेशन भी ख़राब कर रहे हो। तो अच्छा तमीना साहब, ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक तो होता है मैच मेकर के पास जाते हैं कि भाई हमारा रिश्ता करा दिया जाए, मगर अब जो हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये है कि जी लड़का हो तो बाहर का हो, लड़की हो तो बाहर की हो, पाकिस्तान की नहीं चाहिए। आपके पास ऐसे रिश्ते आते हैं और कितनी बड़ी तादाद में आते हैं, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत बड़ी है तादाद जो चाहते हैं कि हमें बाहर चाहिए प्रपोजल, लेकिन कुछ लोग हैं सेटल होना चाह रहे हैं, सेटल भी होना चाह रहे हैं। स्पेशली जो लड़के कहते हैं कि हमें फॉरेन नेशनल बच्ची चाहिए, तो वो जब तक उनका प्रॉपर, हमें एक अच्छी उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, अच्छा बैकग्राउंड नहीं होगा, तो वो तो मूव कर ही नहीं सकेगा वैसे ही। तो ये सारा कुछ मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैचिंग ही मैं देती हूँ। मतलब ये नहीं है कि कोई आके कहे जी मैं FA हूँ और मुझे फॉरेन नेशनल दे दें। मैं तो उसे कहती हूँ कि आप 2 लाख भी दोगे तो आपका प्रपोजल कैसे हो सकता है बाहर? सही, ठीक। या आप डॉक्टर डिमांड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो झूठ की बुनियाद पे जितने भी प्रपोजल्स होते हैं, और मेरा ख्याल है उनका एंड अच्छा होता ही नहीं है। अच्छा ये भी मुझे बताते हैं मेरे साहब, कितनी बड़ी रेशो में आपके पास जो फैमिलीज आती हैं? जी शादी में आपकी तरफ आ रही हूँ, कितनी बड़ी रेशो में इतने रिश्ते आते हैं आपके पास? इनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है या मर्द हज़रात की ज़्यादा होती है बाहर के रिश्ते के लिए? और क्या आप लोगों ने मुख्तलिफ क्राइटेरिया बनाया होता है कि जी पाकिस्तान का रिश्ता होगा तो उसकी फ़ीस ये होती है, बाहर का रिश्ता होगा तो उसकी फ़ीस ये होगी? जी डेफिनेटली चार्जेस डिफरेंट हैं। फॉरेन नेशनल बच्ची अगर किसी को चाहिए, अगर तो लड़की लड़का दोनों बाहर ही सेट हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई लड़का स्पेशली कहता है कि जी मुझे फॉरेन नेशनल बच्ची चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की डिमांड होती है किसी तरीके से हम लोग बाहर चले जाएं, हम सेट हो जाएं, बहुत अच्छी एजुकेशन भी होती है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, फिर भी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा सादिया, जिस तरह से तहमीना साहबा गुफ्तगू कर रही थी, अगर हम UK की बात करें या फॉरेन नेशनल किसी की भी बात करें जो पाकिस्तान से रिलेट ना कर रहा हो, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि लोग अपनी बेटियों का रिश्ता ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों से हो जाए। तो वहाँ पर इतनी बड़ी रेशो मौजूद है कि जी वहाँ पर लड़का हो या लड़की, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से लड़की आनी चाहिए या पाकिस्तान से लड़का आना चाहिए ताकि वो यहीं पर सेटल हो जाए। एक्चुअली इसके पीछे ना थोड़ी सी एक तो ये भी है कि वो लोग चाहते हैं कि क्योंकि कुछ वजूहात होती है, कई दफ़ा लोग चाहते हैं कि अपने ख़ानदान में शादी हो जाए और वो अपने मतलब जो भी रिश्ते हैं वो अपने ख़ानदान में करना चाहते हैं। फिर जैसे जायदाद वगैरह होती है, वो कहते हैं वो भी ख़ानदान में रहे।
एक ये वजह होती है, और दूसरी कई दफ़ा ये देखा गया है कि वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से जो भी आएगा लड़का या लड़की को वो लेकर आएंगे तो वो थोड़ा सप्रेस आप उनको कर सकते हैं, आप थोड़ा उन पर डोमिनेट कर सकते हैं। फिर क्योंकि एक्चुअली अब जो रिसेंटली पहले होता था कि 2 साल चाहिए होते थे अगर आपने बाहर जाके सेटल होना है, अब जो कि ड्यूरेशन उन्होंने स्पाउस वीज़े के लिए कर दिए कि आपको 5 साल तक उधर होना है और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है। ठीक है। और जैसे तमीना साहिबा ये बता रही थी कि वो बाहर के रिश्ते करती हैं, तो उसमें उनको ये चीज़ भी देखनी चाहिए क्योंकि पहले होता था सिर्फ मतलब लड़का लड़की की रजामंदी, लेकिन अब यूके में ये बहुत ज़्यादा हो गया कि आपकी एक फ़िक्स्ड इनकम होनी चाहिए 18,600 की, कि वो आपकी इनकम होनी चाहिए और उसके बाद ही आप किसी को बुला सकते हैं। सादिया, ये आपकी बात सही है, लेकिन हमें जो चीज़ नज़र आती है, हमें जो सादिया एक चीज़ नज़र आती है वो ये होती है कि चलें जी रिश्ता तो हो जाता है, मगर मेल हजरात की मैं बात करूंगी शायद वो रेशो हमें कम नज़र आती है। फीमेल की आपको पता है कि थोड़ा वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती हैं और थोड़ा ज़्यादा वो जल्दी सामने आ जाती है। जो ख़वातीन हैं उनको झूठ बोल के ले जाया जाता है, वहाँ पे मासियों की तरह उनसे काम कराया जाता है, उनसे भी जॉब कराई जा रही होती है और फिर वहाँ पे शादी की होती है, ऑलरेडी बच्चे वगैरह होते हैं तो पाकिस्तान से भी लड़की ले जाते हैं। ये कितनी बड़ी रेशो है वहाँ पर यूके में? अच्छा सरवत, मैं आपको बताऊं अच्छा इसमें एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रेशो, इसकी आई थिंक 95% तो इसकी रेशो है कि जो बंदियां यहाँ से जाती हैं वो बहुत एंड अप होती हैं ट्रबल में, क्योंकि अक्सर जैसे बंदे वहाँ पे कह देते कि जी हमारी डिवोर्स हो गई है या हमारी शादी थी हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं। ये मैं सबको इस चैनल पे बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जब आप ऐसी अपनी बेटी की किसी जगह पे शादी कर रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि उस बंदे के पास वहाँ की डिग्री एब्सोल्यूट हो। अगर नहीं है तो आपकी बेटी को वो स्टेटस नहीं मिलेगा, कोई उसके मैरिटल राइट्स नहीं होंगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर जब वहाँ पे जाते हैं, मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं जो लड़का वहाँ पे ड्रग एडिक्ट होता है, वो पाकिस्तान से एक शरीफ से पढ़े लिखे लोग फिर भी मतलब पढ़े लिखी फैमिलीज भी मुझे हैरत होती है कि वो भी इस मतलब जाल का हिस्सा बन जाते हैं, वो लड़के की बातों में आ जाते हैं। लड़की चली जाती है और अगर लड़के की वहाँ पे कोई शादी थी जो कि ख़त्म नहीं हुई है डिग्री एब्सोल्यूट पे, तो उस लड़की को कोई राइट्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि आपके फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। सीरियसली यूके में या जैसे डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हर जगह पे यही है, वहाँ पे आपके पास कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता, मतलब आप बिल्कुल तने तनहा होते हैं और इतनी बुरी सिचुएशन होती है। और माँ बाप को चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन होए तो मतलब उसमें लोगों अपनी बेटियों को ज़्यादा फोर्स ना करें कि अनजान देश होता है सादिया, और आपको कोई ऐसा कंधा नहीं मिलता जिस पे सर रख के आप रो सकते हो। हमारे साथ कराची से कॉलर तैमूर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी तैमूर, क्या बात करेंगे आप? जी मैं कराची में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं पेरेंट्स को सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि जब रिश्ते करने का वक्त होता है उस वक्त वो बराए करम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर लें, मोहल्ले से, स्कूल से, कॉलेज से, सो दैट कि उन्हें फिर ये प्रॉब्लम ना आए। आपके साथ माहिर नफ्सियात हैं, ये हमारी जिबिल्लत में शामिल है, बिकॉज हमारा मुआशरा जो है, हमारे स्कूल्स में हम झूठ को बुरा नहीं कह रहे, इट इज़ द करेक्टर जो कि हम घर से लेकर चलते हैं। तो मैं तमाम सुनने वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में जब बच्ची पैदा हो, एटलीस्ट जब वो प्राइमरी क्लास से मिडिल क्लास में आ रही हो, तो पेरेंट्स उसके बारे में सोचें कि हमने इसकी शादी कहाँ करनी है। हम हादसाती तौर पे किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नो डाउट वी आर मुस्लिम, जोड़े आसमान पे बनते हैं, बट इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जब भी रिश्ता करें तो एक कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। थैंक यू तैमूर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा वकास, मुझे ये भी बताइएगा कि कोई लीगल फॉर्म मौजूद है जिस फॉरम पे आप जाके झूठ के ऊपर बात कर सके, जी झूठ के ऊपर ये रिश्ता हुआ और जी मैं लीगली इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ या कर रहा हूँ? सर लीगल से पहले सबसे पहले तो इलाकियात का दामन हमें थामने की ज़रूरत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लॉ की बात करते हैं, लेजिस्लेशन की बात करते हैं और लीगल फोरम पे से चैलेंज करने की बात करते हैं, देखिए इब्न खल्दून ने कहा था कि कौमों की तरक्की न माशी है न मादी है, बल्कि इनकी तरक्की हलाकियात पे मबनी है। अब जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है और जहाँ वहाँ पे जितने भी मैटर्स हैं जहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ नज़र आती है वो अदालत में चैलेंज किए जाते हैं। वहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिलती है डाइसी की। डाइसी से पूछा गया कि यूके के पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, इट हैज़ रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है। और ये लॉ से पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलाकियात है। जिस तरह कॉलर ने बात की, सादिया ने बात की, हमें सबसे पहले अपने स्कूल में, फिर अपने कॉलेजेस में ये झूठ के बारे में अपनी नस्ल नू को, जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है, इसको हमें झूठ से नफ़रत पैदा करनी है, हकारत पैदा करनी है झूठ से रिलेटेड चीज़ों पे। जहाँ तक इसके लीगल फॉरम का ताल्लुक है, लीगली इस्लामी तौर पर भी अगर हम देखें, अगर मियाँ बीवी की आपस में चपलिश है, रंजिश है, और अगर उनका निबाह नहीं हो सकता हदूद अल्लाह के अंदर, तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसको चैलेंज करने का, लीगली कोर्ट में ले जाने की बात है, तो हमारी जो यहाँ पे प्रैक्टिस आ रही है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे इसको चैलेंज नहीं किया जाता, बल्कि जिस सितम ज़रीफ़ी और अंदेशनाक और कर्कनाक मसाइल से ख़वातीन गुजरती हैं, उसके बाद उनकी हद्दुल मकान यही कोशिश होती है कि अगर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो फिर हमें फ़ौरी इंसाफ दिया जाए, हमें खुला की डिक्री दी जाए, और हम इस बंदे के साथ मजीद नहीं रहना चाहते। इसके अलावा दूसरी तरफ हमें सिक्के के दूसरे रुख का भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि खावंद का कसूर है, और कई दफ़ा सिक्के का दूसरा रुख देखें तो बीवी का भी कसूर नज़र आता है। और दूसरी तरफ से भी जो अहदोपमा किए जाते हैं वो भी झूठ पे मबनी होते हैं, तो उसमें भी फ्रॉड का एलिमेंट होता है। और उसकी वजह से भी रिश्तों के अंदर फिर आप देखते हैं कि हैचेस पैदा होते हैं, फिर हिंड्रेस पैदा होती हैं, और लेटर ऑन जो एक मैरिज की एक टाई है वो डिज़ाल्व होती है। और इससे, इस टाई के डिज़ाल्व होने की वजह से ना सिर्फ वो दो अफराद, दो ख़ानदान, बल्कि माशरा अफेक्ट करता है, क्योंकि माशरा कौम की एहसास है और माशरे की एहसास ख़ानदान है, माशरा बन रहा होता है। अच्छा, तो मैंने सब आपको गुफ्तगू करना चाह रही थी जब सादिया गुफ्तगू कर रही थी। जी, दूसरा ये है कि जो लोग बाहर के प्रपोजल्स देख रहे हैं, मेंटालिटी बहुत फ़र्क होती है। बाहर के जो बोर्न एंड ब्रॉट अप बच्ची या बच्चे हैं, अब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने धोखे उन्हें पाकिस्तान से मिले हैं कि वो बाहर से ही चाहते हैं कि उनकी बच्चियों के लिए स्पेशली, वहाँ के लड़के वाले तो कह देते हैं हम पाकिस्तान से कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की बच्चियाँ ज़रा थोड़ी सी डाउन टू अर्थ एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन लड़कों के मामले में वो कहते हैं नहीं, अब हमें वहाँ से ही चाहिए प्रपोजल। अच्छा, तो पाकिस्तान में अब जो है वो रेशो काफ़ी कम हो गई है। हमें बाहर से भी बड़े नज़र आते हैं, जो बच्चियां यहाँ से जाती हैं या बच्चे यहाँ से जाते हैं धोखा, तो वहाँ पे भी वो होता है। देखिए, वो तो आपके, ये तो डिपेंड कर, वही बात है। इन्होंने कहा कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, आज़ाद ख्याल है। जब वो यहाँ से लेके लड़का या लड़की जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि जो बड़ा इस्लामिक घराना है हमारा, मगर वहाँ जाके पोल कुछ और खुलते हैं। पेरेंट्स का है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी करवाएं, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी दुनिया गोल है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाएं तो आप अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। जल्दबाजी में पेरेंट्स शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा आती हैं, उसके बाद ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। मेरा ख्याल है। अच्छा, वहाँ पे डिवोर्स के साथ या डिवोर्स के कितनी रेशो है कि जी झूठ बोला गया, और फिर कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में हमें बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि बच्ची वहाँ पर जाकर फंस गई है, वापसी का कोई रास्ता नहीं बनता, या फिर पेरेंट्स के साथ कोई रास्ता बेहतर तरीके से नहीं हो सकता, या तशद्दुद के वाक़यात कि जी झूठ बोला तो क्या हो गया, लड़की हम ले गए तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इस किस्म की रेशो भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और आई थिंक आप देखिए तो 90% केसेस ऐसे ही आपको मिलते हैं जिन मतलब जो यहाँ से लोग झूठ बोल के रिश्ते लेके जाते हैं वहाँ पे, और फिर उनका मतलब वही जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये उस पर नहीं रुकती है, ये फिर घरेलू तशद्दुद पे आ जाती है। और फिर आगे अगर बच्चे होते तो नस्ल दर नस्ल, जैसे कि उन्होंने भी वक़ास साहब ने कहा, तो ये मुआशरा ही तबाह हो जाता है। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब ये जो झूठ है ये उमुल खबाइस है, मतलब तमाम जो जितने जुर्म है वो उसकी बुनियाद झूठ पे। तो अगर हम बुनियाद ही एक अच्छी और साफ़ रखें और सच पे मबनी रखें तो बहुत से ये चीज़ें वो है जो अपने हाथ में, हमारे हाथ में है कि हम अगर सच बोलें तो हम उसको इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और एक बेहतर माशरा बना सकते हैं सिर्फ एक सच बोलने से। तो जो कुछ भी है हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आप सच बोलें और आप अपने उसी हिसाब से कंपैटिबल देखें, कई दफ़ा मैंने देखा है मैच मेकिंग में भी, जैसे लड़कियां कई दफ़ा अपनी पिक्चर्स दे देती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत फ़िल्टर्स और इसका ज़माना आ गया है, तो भाई वो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? मतलब आप सच के ऊपर भी तो आप ये कर सकते हैं, हर एक बुनियाद के ऊपर भी एक रिश्ते को खड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है आदिल, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी आदिल, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा सवाल ये है कि
जो रिश्ता हम बाहर तय करते हैं यूके या अदर कंट्री में, वो तो चलो हम उसको देख नहीं सकते बंदे कैसे हैं, उधर क्या कर रहे हैं। इधर हम पाकिस्तान में भी ऐसा ही देखते हैं, जिसके पास गाड़ी अच्छी हो, बंगला हो, उस पे हम किसी के कहने पे यकीन करके उस पे रिश्ता कर देते हैं। हाँ। तो उसमें मामलात ऐसे होते हैं कि हम अगर मेरा स्टेटस अच्छा है तो मैं अपने ऊपर से वाले स्टेटस को देखूंगा, नीचे वाले स्टेटस मेरे को भाई, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है आदिल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो आपके ऊपर या जो भी रिश्ता करे उस पर मुनहसर है ना, कि सिर्फ गाड़ी या बंगला देखना है या फिर आपने लड़के की तरबियत या लड़की की तरबियत भी देखनी है, खुद भी सारी मालूमात हासिल करनी है। थैंक यू सो मच सादिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। तहमीना साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। वकास अब्रेज़ खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जब हम रिश्तों करते हैं, रिश्तों को निभाने की या रिश्ता बनाने की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद हमेशा सच पे होनी चाहिए, क्योंकि झूठ पर कायम की गई इमारत ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, कभी ना कभी अचानक से वो गिरती है तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो चलिए, इस वक्त मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ नफ्सियाती मसाइल से मुताल्लिक़, इनका पता कैसे चलाया जाए। अगर आपके साथ भी कोई नफ्सियाती मसला तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये वो सूरत हाल होती है जिसका पता होना और सही पता होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे आप किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हैं या फिर नहीं, या फिर आप किसी किस्म की तोहमात का शिकार हो गए और आपको लगता है कि आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं। नफ्सियाती मसाइल इनफैक्ट होते क्या हैं, किस तरह से किसी भी शख्स को पता चल सकता है कि जी वो नफ्सियाती मसले का शिकार है, या वो फिर नफ्सियाती पेशेंट बनता जा रहा है, नफ्सियाती मरीज़ बनता जा रहा है। और हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग हमें नफ्सियाती बनाने में या फिर हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व करने वाले कितनी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जिनसे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत होती है, मगर हम उस चीज़ को सही तरीके से न समझ पाते हैं, न बयान कर पाते हैं। तो आज इसी पर बात करने के लिए कि हमारे नफ्सियाती मसाइल इनफैक्ट होते कौन कौन से हैं और किस तरह से हमें पता चल सकता है कि आया हम लोग किसी तोहमात का शिकार हैं या फिर वाकई हम लोग साइको पेशेंट बनते जा रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, और उस मर्ज़ को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी काउंसलिंग किस तरह से करनी होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में माहिर नफ्सिया डॉक्टर उज़्मा सदाक़ी साहबा मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर उज़्मा, आपने हमें ज्वाइन किया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे नफ्सियात फ़ज़ल वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया फ़ज़ल वाहिद साहब आपके भी वक्त का। डॉक्टर उज़्मा, मुझे पहले आप बताएं कि नफ्सियाती मसाइल की जब हम बात करते हैं, हमें कैसे पता चले कि हम किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हैं और या फिर किसी तोहमात का शिकार हैं हम लोग? अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि WHO की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 30 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स उन्हें मौजूद हैं, लेकिन वो किसी भी इलाज की तरफ नहीं बढ़ पाते, जिसकी कि बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं, जिसमें शेम और स्टिग्मा है कि हमारा कल्चर जो है वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की बजाय डिस्करेज करता है। और जैसे अभी आपने इंट्रो में एक वर्ड यूज़ किया बड़ा सादा सा, जो कि आम फहम लोगों के ख्याल में ठीक ही वर्ड है, साइको। सो हम किसी भी ऐसे शख्स को जो कि किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करता है या किसी माहिर नफ्सियात से अपने कुछ मसाइल के लिए रब्ता करता है, तो हम उसे कहते हैं कि तुम यार कौन सा साइको हो गए हो, तुम कौन सा पागल हो गए हो। सो ऐसे किसी भी लेबल से बचने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन मसाइल को जानने के बावजूद भी किसी डॉक्टर या मौलिद से या माहिर नफ्सियात से रब्ता नहीं करते। और इसके अलावा इसकी एक अहम वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग डिनाइल में भी होते हैं। जैसे नफ्सियाती मसाइल को हम उतना अहम कंसिडर नहीं करते जितना कि हम जिस्मानी मसाइल को कंसिडर करते हैं। लेट्स से अगर हमें फ़ीवर भी है और हमारा कोई दोस्त हमें बताता है कि जी मुझे फ़ीवर है या मुझे कुछ बुखार है, तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि क्या तुमने कोई मेडिसिन ली, क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया। जब अगर हमें कोई हमारा दोस्त या हमारा कोई फैमिली मेम्बर अगर कहता है कि मुझे बेचैनी रहती है या मेरा कमरे से निकलने को दिल नहीं चाहता या मुझे बिला वजह रोना आता है, तो हम उसे कहते हैं कि तुम ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, थोड़ा निकल के बाहर घूमा फिरा करो, लोगों में बैठा करो और कुछ वॉक शॉक किया करो। यानी हम उसे इन मसाइल को
थ्रू विल पावर हल करने की तरफ उसे इनकरेज करते हैं, किसी मौलिज के साथ रब्ता हाँ, हम उसे किसी मौलिज की बात करने की तरफ नहीं जाती। हालांकि मैं एक बात बड़ी सिंपल सी कहती हूँ कि अगर हमें कोई भी जिस्मानी आर्जा लाहक है, कोई भी डिसेबिलिटी भी है, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू है या हमें कोई जहनी मर्ज़ का हम शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाजे जो हैं वो ग्रेजुअली बंद होते चले जाएंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी नफ्सियाती या जहनी मर्ज़ जो है वो अगर अनट्रीटेड रहे तो वो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और इवेंचुअली फिर ख़ुदकुशी जैसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हमें फिर शदीद तरीन ऐसे जहनी अमराज का सामना करना पड़ता है जिनका कोई रिवर्स जो है वो भी नहीं होता। बाकी सारी चीज़ों की तरफ तो मैं आऊँगी फजल भाई साहब, मगर जिस तरह से डॉक्टर उस्मा ने बात की, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है कि हम जिस्मानी बीमारी होती है तो भागम भाग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जो भी उसका कंसर्न शख्स होता है उसके पास जाते हैं, जब हमें कोई नफ्सियाती इशू होता है तो हम किसी मौलिज या माहिर नफ्सियात से रब्ता क्यों नहीं करते? इसकी वजह क्या है? देखें, इसके 2-3 वजूहात है, जिसमें से एक तो इम्पॉर्टेंट वजह जैसे कि मिस ने बताया वो है स्टिग्मा। उसके अलावा एक और वजह है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें ज़्यादातर औकात में ये पता भी नहीं होता कि हमारा कोई लव्ड वन या हमारा कोई सिग्निफिकेंट अदर या हम खुद किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती। दूसरी बात यह कि इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम, जैसे स्टेटिस्टिक्स उन्होंने भी मेंशन की। लास्ट ईयर पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए, वो तकरीबन 40% पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई 35% जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, खौफ और डर और इन चीज़ों का शिकार है। फिर कोई 15% के करीब उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, मूड और मिजाज की जो बीमारी होती है उसका शिकार है, PTSD है, एडिक्शन है, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इतने कॉमन हो चुके हैं ये मसले कि अब इसको हम मसला तस्वर ही नहीं करते। और इवन अगर हम हमारे नॉलेज में आ भी जाए कि इस बंदे को कोई नफ्सियाती मसला है, तो स्टिग्मा की वजह से, शर्म की वजह से हम किसी मुआलिज से रुजू नहीं करते। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट किस्म की मिसपरसेप्शन भी है। जब भी कोई नफ्सियाती मसले का कोई शिकार होता है तो हम किसी मुआलिज की बजाय हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, हम पीरों फ़कीरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं, हम तावीज़ और जादू और इन चक्रों में भी पड़ जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग बात है। पाकिस्तान में देखें, जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तरजीहात होती है, वो ट्रिकल डाउन करती है हमारी लीडरशिप से भी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में एक बंदे की मेंटल हेल्थ पे इस साल सिर्फ 65 रुपीज़ 65 रुपये ख़र्च होंगे एक बंदे के मेंटल हेल्थ पे पाकिस्तान में। तो ये हालात हैं हमारी तरजीहात की, इसको तो हम मसला ही तस्वर नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ जो है, जैसे कि पहले भी ये बात हुई कि अगर किसी को कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, कोई जिस्मानी उनको मसला है, तो वो उन लोगों को भी आउट परफॉर्म कर जाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हमारे रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट नहीं बनती जितनी कि कोई मेंटल डिसेबिलिटी बनती है। तो जब भी हमारे कोई नफ्सियाती बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं या किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो अरेस्ट हो जाती है। पाकिस्तान में अगर इन स्टेटिस्टिक्स को हम देखें तो आधी जो हमारी आबादी है उनकी प्रोडक्टिविटी ही अरेस्ट हो चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी में, अपने शोबे में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते ऑप्टिमम लेवल पे। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अब ये ब्लाइंड स्पॉट से लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत है। अच्छा, और ये हमें हर लेवल पे करना होगा, करने की ज़रूरत है। ठीक है फजल भाई साहब, हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं। कराची से उमैर मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। जी उमैर, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शो बहुत अच्छा है, तो आपके शो की तारीफ करनी थी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा जो सवाल ये था कि हमारे इर्द गिर्द जो इतनी नेगेटिविटी है, हम लोग जैसे कि बिजली के मसाइल या सफाई सुथराई के और मतलब माशरती मसाइल का हम सामना कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर इन्वेल हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे ख़त्म करें? वो तो बेसिस हमारे अंदर आ रही है, और यही चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जो है नफ्सियाती मसाइल का सबब है। रोड पे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में तो रहनुमाई करें डॉक्टर साहब हमारी। ठीक है, थैंक यू सो मच उमैर, आपने हमें कॉल की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, तलत, उनसे बात करते हैं। जी तलत, बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं आज बड़ी अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट का वक्त लूँगा। जी जी प्लीज़। मैं साइंटोलॉजिस्ट हूँ, डायनेटिक्स से रिलेटेड हूँ और हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट को जस्ट अ सिंगल टैबलेट नहीं देते। ठीक। जस्ट अ सिंगल टैबलेट नहीं देते और वो इतनी तेजी से डेवलप होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी मुसीबत ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टॉक शोज के अंदर प्रोग्राम का टॉपिक तो बड़ा एग्रेसिव और अच्छा रखते हैं, लेकिन हम ना चाहते हुए मजबूरन ऐसे लोगों से कंसर्न करते हैं जो उस चीज को पूरी तरह डिफाइन नहीं करते। ठीक है। और जब पूरी तरह डिफाइन नहीं करते तो आधा इल्म जो होता है वो पूरी मौत होता है। आधी आगाही जो होती है वो पूरी मौत होती है। ठीक है। डिप्रेशन का जो बहुत हल्का सा टच है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो आप देखिए कि हमारे माशरे में जो हालात हैं उनमें हर आदमी किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल। और डिप्रेशन का एक मामूली सा स्टेज भी पागलपन का पहला स्टेज होता है और वो साइकोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं उससे कंसर्न होते हैं। प्रॉब्लम साइड हमारी ये है कि एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़े कराची के बहुत बड़े नाम हैं जिनको लोग पूजा करते हैं, उनकी उस नफ्सियात के बहुत बड़े को देवता हैं। उनसे किसी ने एक सवाल किया टेलीफोन पर कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है और उसमें डिस्टर्बेंस करता है और हमारे साथ बदतमीजी करता है, जरा सा ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम हो गई उसके साथ। ठीक है। तो इतना मज़ाहिया उन्होंने जवाब दिया कि अब तक आज तक मैं हंसता हूँ उनके जवाब पर। वो ये था कि जनाब वो असल में हम लोग की तरबियत का मसला है ना, हमारी तरबियत का प्रॉब्लम है, हम लोग उनको सही से गाइड नहीं करते। इट्स अ रॉन्ग आंसर। आप लोग प्रोग्राम में किसी प्रॉपर डिटेल्ड आदमी को बिठाइए जो कि नफ्सियात के बेसिक्स को जानता हो, जो ये जानता हो कि एग्जैक्टली नफ्सियात का प्रॉब्लम शुरू ठीक कहाँ है मेरे से भाई, होता है। मैं आपने जो बात की तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आपको मैं जवाब दे देती हूँ। जब हम कोई शो करते हैं, वो चाहे हमारे चैनल का हो या किसी भी चैनल के अंदर किसी भी वक्त का कोई शो हो, जब कोई बात की जाती है उससे मुताल्लिक एक मखसूस वक्त होता है, उसमें कोशिश करते हैं कि जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जितना मुख्तसर जवाब दिया जा सकता है और जितनी मालूमात के साथ दिया जा सकता है जो उनके लिए हेल्पफुल हो वो दिया जाता है। मगर हमारे शो में बाकी चीज़ों को मैं ऐड नहीं करूँगी। हमारे शो में यही होता है कि तमाम रिलेटेड लोग आते हैं जो आके बात करते हैं, आपके इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और इसके साथ साथ ये ज़रूर बताया जाता है कि उसका हल इस जवाब के अंदर मौजूद नहीं है परमानेंट। आपको फिर भी मौलिज के पास जाना होगा, आपको फिर भी डॉक्टर के पास जाना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में देखने वालों को या जिसका मसला है उस तक हम शेयर कर सके। थैंक यू तलत साहब, आपने हमें कॉल की। मेहताब मेरे भाई भी हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेहताब, आपका क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा ये सवाल है कि ये जो हम ज़्यादातर टेंशन लेते हैं या दिमाग में बहुत टाइम हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस में मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम ये दिमाग में क्या इसमें ज़्यादा मतलब साइको होता है बंदा? ठीक है मेरे भाई, और कुछ पूछेंगे आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मेहताब, आपने हमें कॉल की। फजल भाई साहब, एक हमारे साथ कॉलर मौजूद थे उमैर कराची से, तो वो उन्होंने नेगेटिव चीज़ों से मुतालिक बात की, उन माशरती मसाइल से मुतालिक बात की जो रोज़ाना की बुनियाद पे हर लम्हा किसी न किसी तरह हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, हमारे सामने आते हैं। उन माशरती मसाइल से या उन नेगेटिव चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? और जिस तरह से कॉलर मेहताब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं या टेंशन लेते हैं, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है किसी भी नफ्सियाती मसले की तरफ? देखिए, बुनियादी तौर पे नफ्सियाती मसाइल के जब हम शिकार होते हैं तो हमारे सोचने के अंदाज़ में, हमारे जज्बात में और हमारे रवैयों में उससे फ़र्क आ जाता है। और नॉर्मली जो इस तरह के मसाइल का जो डायग्नोसिस होता है वो रिवर्स में होता है, यानी कि आप रवैयों से और उनकी आदतों से और उनकी ज़िंदगी में जो जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं या दूसरों को कंडक्ट करते हैं, इन चीज़ों से अमूमन डायग्नोसिस का आगाज़ होता है और स्टार्ट होता है। जैसे कि कॉलर ने ही बात की, देखें पाकिस्तान में इस वक्त 400 से कम साइकाट्रिस्ट हैं, 500 से कम जो है वो तकरीबन प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। और अगर आप देखें तो एक साइकाट्रिस्ट के अगेंस्ट जो है 6 लाख की आबादी है पाकिस्तान में। तो एक तो नंबर ऑफ़ प्रैक्टिशनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से भी हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। एक तो सबसे पहले जो मीडिया का किरदार है, जैसे कि वो कॉलर ने कहा, तो मीडिया का जो काम है वो है इस प्रॉब्लम को ब्लाइंड स्पॉट से निकालना, इसको जो है वो लाइम लाइट में लेकर आना,
ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। देखिए ज़्यादातर स्टिग्मा अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादातर हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम या हमारा कोई सिग्निफिकेंट अदर, हमारा कोई प्यारा किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है। हम उनको आम हालात के साथ जो है वो जोड़ लेते हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, ये इसको कोई ना कोई जैसे कि नॉर्मल हालात में जब भी हम किसी हादसे से गुज़रते हैं, या जैसे आपने कल देखा होगा कहीं पे किसी शहर में पाकिस्तान में किसी ने अपने घर के 6 अफराद को कत्ल करके बाद में ख़ुदकशी की और पुलिस ने कहा कि वो नफ्सियाती मसले का काफ़ी अरसे से शिकार रहा। तो इस तरह के हादसे भी फिर रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे एक जो है ना एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जिसमें गवर्नमेंट लेवल पे, हम सोसाइटी के लेवल पे, हम इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे जितनी भी इस तरह के इदारे हैं, उनको ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। ऐसे पाकिस्तान में टोटल जो हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल, साइकाट्रिक हॉस्पिटल, वो 5 हैं और पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ के बराबर है। बजट जैसे मैंने स्टार्ट में कहा 13 अरब रुपए जो है वो मुख्तस है मेंटल हेल्थ के लिए इस साल में। तो हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है, हालांकि दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी इन द हेल्थ, इन द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। तो इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो है हमारे पास गूगल है, हमारे पास इंटरनेट है, नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन की हमें एबंडेंस है, एक्सेस हासिल है। तो जब भी हम किसी मसले का शिकार हो जाते हैं, बजाय कि हम उसका ख़ुद कोई डायग्नोसिस करें या ख़ुद जो है वो उसका कोई इलाज या कोई टोटके हम इस्तेमाल करें, हमें किसी मुआलिज से रिजू करना बिल्कुल चाहिए। हमें किसी मुआलिज के पास जाना चाहिए। और बिल्कुल जब आपका कोई प्यारा इस तरह के मसाइल का शिकार हो, प्यार करते हैं, तो कोशिश करें हमारा रवैया भी बेहतर हो और हम उसे बिल्कुल कंसर्न शख्स के पास लेके जाए। जिस्मानी बीमारी की तरह अपने नफ्सियाती मसाइल को भी, अपनी मेंटल हेल्थ को भी हम लोग बहुत सीरियस लें। बहुत शुक्रिया फजलवार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अजमत सदाकत, आपका भी वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए और सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।